नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और महा एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक और सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल आपको न्यूज स्टेट बताने वाला है। और आपको बता दें कि न्यूज स्टेट पर आप बने रहिएगा, क्योंकि 3 तारीख को जो तस्वीर उभर करके सामने आने वाली है, 3 तारीख से पहले आज अभी न्यूज स्टेट आपको बताएगा कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सियासी तस्वीर है वो क्या उभर रही है, सियासी ऊंट किस करवट बैठने वाला है। अभी आपको ये जो दोनों तरफ पाई नजर आ रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और सभी अन्य पार्टियों को क्या सीटें मिल रही हैं, यहां पर आंकड़ा आपको 0-0 नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही वक्त में ये आंकड़े बढ़ेंगे और अभी आपको कुछ देर में ये साफ हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो वोटों का गणित है वो क्या बैठ रहा है और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल है, एक तरह से सीधा सीधा प्रोजेक्शन हो जाएगा कि 3 तारीख को आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। तो ये अपने आप में आपको लगातार बने रहना है और न्यूज स्टेट के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। कौन जीतेगा आखिर मध्य प्रदेश का रण, मध्य प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस संभाग में किसका दम दिखने वाला है, ये आपको इस पूरी खास पेशकश में दिखाई देगा। और हर एक अपडेट आपको सीधे ग्राउंड से भी बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ हर जगह से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और वहां का जो स्थिति वहां की है वहां का भी हाल बताएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी सवाल यह होगा कि क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा की तस्वीर रहने वाली है। एग्जिट पोल में एक एक सीट का हिसाब न्यूज स्टेट पर आपको हम बताएंगे। कुछ देर में तस्वीर साफ होगी। ये महा एग्जिट पोल में हम आपको हर एक जानकारी देंगे। सबसे ऑथेंटिक और सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल आपको न्यूज स्टेट बताने वाला है। तो आपको बता दें कि वोटिंग के बाद जिसका बेसब्री से इंतजार था सबको, वो इंतजार अब खत्म हो रहा है, क्योंकि हम आपको चुनावों के महा एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। इसके आधार पर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनने वाली है, किस संभाग में कौन लीड करेगा और किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखिए क्या स्थिति रहने वाली है। फिलहाल की स्थिति आपको पता है कि यहां पर कांग्रेस सरकार में है और वो अपनी जीत का दावा कर रही है। तो न्यूज स्टेट पर सबसे ऑथेंटिक, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सियासी तस्वीर है वो क्या उभर करके सामने आने वाली है, उसकी एक एक जानकारी आपको, सटीक जानकारी न्यूज स्टेट पर मिलने वाली है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। हम आपको यह बता दें कि कांग्रेस इस वक्त भी सत्ता में है, लगातार वो ताल ठोक रही है। लेकिन इस बार क्या स्थिति होगी, क्या 2018 वाली 68 सीटों का जो आंकड़ा है उसको पार कर पाएगी या नहीं। लेकिन अभी की बात करें तो एग्जिट पोल में इस वक्त छत्तीसगढ़ में बढ़त का अनुमान कांग्रेस को तो है, लेकिन स्थिति यह है कि पिछले बार 2018 जैसी सिचुएशंस बनती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि उससे कुछ कम सीटों पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ सकता है। अगर हम आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे का अनुमान की बात कर लें तो बीजेपी को इसमें 36 से 46 सीटों का अनुमान है और कांग्रेस को 40 से 50 सीटों का अनुमान। यहां पर देख लीजिए कि जो जीत का आंकड़ा है वो 45 है। 90 विधानसभा सीटों में 45 से ज्यादा जिसको भी सीटें मिलने वाली हैं वो सरकार बना लेगी। और पिछली बार जबरदस्त बहुमत मिला था कांग्रेस को, 68 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार स्थिति मुकाबले की दिखाई दे रही है। कांग्रेस बार बार यह कह रही थी कि बीजेपी कहीं भी फाइट में नहीं है, लेकिन अगर हम आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुमान की बात करें तो उसमें फाइट नजर आ रही है। तो बीजेपी को 36 से 46 सीटों का अनुमान इसमें और कांग्रेस को 40 से 50 सीटों का अनुमान। अगर बीजेपी के 36 से 46 सीटों के अनुमान की बात कर लें तो आप समझ सकते हैं कि 46 सीट यानी कि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी भी टच कर रही है। यानी कि अगर हम एग्जिट पोल के बाद जिस दिन
मतदान होगा, मतगणना होगी, मतगणना के वक्त जो तस्वीर उभर करके सामने आएगी, अगर यह प्रोजेक्शन रहता है तो फिर दोनों ही सियासी दलों के धुक वाली सियासी दलों की स्थिति रहेगी, क्योंकि किसी की भी सरकार बन सकती है। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी अपने मैक्सिमम स्कोर यानी 46 को टच करती है तो इसका मतलब यह है कि वो सरकार बना लेगी। हालांकि कांग्रेस यहां पे थोड़ा बेहतर स्थिति, कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 50 अगर इसके बीच में भी रहती है वो, तो भी सरकार बना लेगी। तो देखिए, आज तक और एक्सिस माई इंडिया का अनुमान ये आपको हमने दिखाया, लेकिन न्यूज 18 और टारगेट का जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है, क्योंकि हम आपको पोल ऑफ पोल बता रहे हैं। महा एग्जिट पोल है ये। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत, ये सर्वे बता रहा है। न्यूज 18 और टारगेट का एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सीधे बहुमत दे रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 48 और बीजेपी को 40 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान इसमें जताया गया है। इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम नहीं, बल्कि सीधे तौर पर 48 सीटें कांग्रेस को दिए जाने की बात कही जा रही है, कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी के खाते में 40 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी अपने पिछले बार के प्रदर्शन से काफी बेहतर स्थिति में, चाहे दोनों ही सर्वों की बात कर ले, नजर आ रही है। आज तक और एक्सिस माई इंडिया के जो सर्वे हैं उसमें तो आपको मालूम है कि 46 का भी आंकड़ा टच कर रहा है। अगर बीजेपी 46 पाती है तो सरकार बना सकती है, लेकिन न्यूज 18 और टारगेट एक्सिस माई इंडिया की बात कर ले तो यहां पर 40 सीटों का अनुमान जताया गया। हालांकि यह बहुमत का आंकड़ा नहीं है। बीजेपी के इस आंकड़े के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं निराशा वाली स्थिति हो सकती है, लेकिन अपने पिछले बार के प्रदर्शन से काफी बेहतर बीजेपी इस सर्वे में भी करती नजर आ रही है। तो आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और हम आपको पूरा महा एग्जिट पोल क्या निकल के आता है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पर, चाहे वो एक्सिस माई इंडिया का हो, न्यूज 18 का हो, इंडिया टीवी और सीएनएक्स का एग्जिट पोल है, उन सब का हम आपको एक एक करके आंकड़ा दिखा रहे हैं। उसके बाद इन सब का भी एक एवरेज आपको निकाल करके बताएंगे कि आखिर इसका पूरा गणित क्या बैठता है और क्या सियासी ऊंट किसी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, या फिर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर क्लियर मैंडेट किसी पार्टी को दिख रहा है। अभी हम छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। यह आपको क्लियर होना चाहिए कि हम जो अभी बता रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की स्थिति बता रहे हैं। 2 सर्वेज में क्या स्थिति रही वो तो हमने आपको बताया, लेकिन इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल की क्या स्थिति है, जरा वो जल्दी से आपको रख देते हैं। इंडिया टुडे और माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में भाजपा को 106 से 116 सीटें, यह अपने आप में बड़ी बात। और यह मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की तस्वीर को जरा आप देख लीजिए। ये आप जो देख और इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल की स्थिति, और यहां पर 106 से 116 बीजेपी यानी कि 116 115 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको टच करते हुए नजर आ रही है, और कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिलने का प्रोजेक्शन इस सर्वे में है, और अन्य के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। यह आज तक एक्सिस माई इंडिया का, लेकिन इसके बाद जरा देखिए यहां पर बहुमत के लिए 116 सीटें जरूरी हैं, और यहां पर दोनों ही पार्टियां 116 का जो आंकड़ा है वो टच कर रही हैं। हालांकि बीजेपी अपने मैक्सिमम स्कोर में 116 पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस 111 से 121 सीटें का अनुमान, अगर वो बीच में भी रहती है तो सरकार बना लेगी। हालांकि ऐसी स्थिति रहती है तो पशोपेश की स्थिति आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि कम मार्जिन से या फिर कम सीटों के अंतर से कोई पार्टी सरकार बनाती है। तो पिछली बार 2018 में क्या हुआ था हमको याद है, और वहां पर क्या स्थिति बनी थी। उसके बाद 2020 में कैसे चुनाव हुआ था, उसके बाद कैसे सरकार बदल गई थी, वो हमने आपको बताया था। और इधर देखिए इंडिया टीवी और सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है, और छत्तीसगढ़ की स्थिति आपको यहां पर भी बता देते हैं, क्योंकि हम आपको पहले छत्तीसगढ़ की पूरी स्थिति भी अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 45 से 56 सीटें मिलने का अनुमान। अगर यहां पर कांग्रेस अपने मिनिमम स्कोर पर भी रहती है, यानी 45 पर भी रहती है, तो भी वो सरकार बना लेगी। हालांकि 46 का जो आंकड़ा है वो पूरा करना जरूरी है। 90 सीटों में 46 सीटें सरकार बनाने के लिए जरूरी हैं, लेकिन यहां पर 45 से 56 का अनुमान कांग्रेस के लिए, और उसके अलावा बीजेपी के खाते में 30 से 40 सीटें का अनुमान। यहां पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, लेकिन हां 2018 के स्थिति के हिसाब से
यहां पर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और आपको याद होगा टी.एस. सिंहदेव बाबा ने यह कहा भी था कि हर बार क्रिकेट के मैच में उसी तरीके के स्कोर नहीं बनते हैं और रिकॉर्ड्स बार बार नहीं बनते हैं, उन्होंने ये बात कही थी। और इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस संतोषजनक और अपने एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में तो दिख रही है, लेकिन पिछली बार 2018 वाला प्रदर्शन किसी भी प्रोजेक्शन में अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और इन सब के बीच आपको सी वोटर का जो एग्जिट पोल आया है छत्तीसगढ़ को लेकर के, उसके बारे में भी बता दें। इस प्रोजेक्शन में भी कांग्रेस को सीधे छत्तीसगढ़ में बहुमत मिल रहा है। इसमें भी कांग्रेस को 45 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को 30 से 40 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो सी वोटर भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहा है। हालांकि 45 का जो आंकड़ा है, अगर वहां पर स्थिति पहुंचती है तो फिर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन 45 से 56 सीटें, अगर हम इसके एवरेज की भी बात कर ले तो 50 सीटें कम से कम नजर आती हैं कांग्रेस के खाते में। इनके बीच के भी स्थिति को भी हम देखें तो तकरीबन 50 सीटें नजर आती हैं और यहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हालांकि 2018 का प्रदर्शन तो दोहराती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि हमको याद है कि पिछली बार भी 2018 के प्रदर्शन की स्थिति जब नजर आई थी तो उस वक्त भी इतना क्लियर मैंडेट कोई भी प्रोजेक्शन नहीं दे रहा था। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, ज्यादातर सर्वेस में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देखिए, एक बार सभी चार्ट्स को देख लीजिए। एक्सिस आज तक में 36 से 46, 40 से 50 सीटें कांग्रेस को, और रिपब्लिक की हम बता रहे हैं तो 34 से 42 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। 44 से 52 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं और 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में। एबीपी सी वोटर का जो वोट प्रोजेक्शन है वो 36 से 48 बीजेपी के लिए, 41 से 53 कांग्रेस के लिए और 0 से 4 अन्य के लिए। तो न्यूज स्टेट पर ये आपको महा एग्जिट पोल बता रहे हैं, और पोल ऑफ पोल आप इससे समझ सकते हैं कि आखिर असल में तस्वीर क्या बन रही है। और आप देखिए, एक सर्वे के साथ साथ अलग अलग सर्वेज में क्या हाल है, क्या तस्वीर उभर रही है, उसको देख करके आपको जो तस्वीर है वो और ज्यादा साफ हो जाएगी, और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि आखिर सियासी ऊंट प्रदेश में किस करवट बैठ रहा है। ये छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्शन इस वक्त आपके सामने है। 3 अलग अलग सर्वेज में देखिए कांग्रेस को एज है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त है। हालांकि सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस ज्यादातर सर्वेज में दिख रही है, लेकिन अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम की स्थिति देख लें तो कुछ जगहों पर उसको टफ फाइट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो छत्तीसगढ़ के रण में क्या स्थिति, अलग अलग सर्वेज क्या प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 2018 में क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे, वहां की भी पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा 2018 की स्थिति के बारे में भी बात कर लेते हैं और अंचल वाइज आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं। पिछली स्थिति को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार क्या हो सकता है। ग्वालियर चंबल में जहां कुल 34 सीटें आती हैं, इस अंचल में 2018 में किसे कितनी सीटें मिली थी वो आपको अब हम जरा आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं। जरा आप देखिए कि 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल में क्या स्थिति थी। यहां पर कुल 34 सीटें हैं। 34 सीटों में किसके पास, किसके खाते में कितनी सीटें गई थी, जरा वो आपको दिखाते हैं। तो ये आपके सामने सबसे पहले बात ग्वालियर चंबल संभाग की। आपको बताते हैं कि 2018 में इस संभाग में किसे कितनी सीटें मिली थी, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही जगहों पर अलग अलग संभागों में जो जीत हासिल करता है उसकी सरकार बन जाती है। ग्वालियर चंबल संभाग सबसे महत्वपूर्ण यह संभाग, और इसमें कांग्रेस पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में 26 सीटें मिली थी। सबसे ऊंचा बढ़ता हुआ ग्राफ आपको कांग्रेस पार्टी का नजर आएगा, और यही ग्वालियर चंबल संभाग एक बड़ा उलटफेर करता हुआ
हुआ नजर आया था। तमाम वो मुद्दे थे जो हावी होते हुए नजर आए, गन कल्चर से लेकर वहां की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ थे और इसका सीधे तौर पर फायदा ग्वालियर चंबल संभाग में मिलता नजर आया, क्योंकि सिंधिया लगातार चुनावी मैदान में दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे थे, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिला था। लेकिन बीजेपी के खाते में ग्वालियर चंबल संभाग पूरी तरीके से निकल चुका था और सिर्फ 7 सीटें हासिल हुई। छोटा सा ग्राफ आप देखेंगे, ये रहा छोटा सा ग्राफ, और सिर्फ 7 सीटें कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के हाथ माफ की जगह यहां लगी, 26 सीटें कांग्रेस पार्टी को यहां मिली, तो अन्य को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। ग्वालियर चंबल संभाग की ये 34 सीटें, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को यहां पर 26 सीटें हासिल हुई। तो ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति 2018 में क्या थी वो तो आपने देख लिया, लेकिन अभी की क्या स्थिति बनती नजर आ रही है, सीधा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। विनोद शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। विनोद, सबकी नजरें आज पर टिकी हुई थी क्योंकि 3 से पहले आज 30 तारीख का इंतजार था, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे। अभी जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम यहां से ही शुरू कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा दिग्गज यहीं से आते हैं। वहां पर क्या अनुमान, ग्राउंड पर क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ी जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी जो इस अंचल से ज्यादा सीटें जीती रही थी, वो केवल 7 सीटों पर सिमट के रह गई। लेकिन इस बार 2023 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस का थोड़ा सा ग्राफ कम जरूर हुआ है इस बार, और जो आकलन और जो आंकड़े इस बार के हमारे सामने आए हैं उसमें लगभग कांग्रेस को 18 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। बाकी 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाने की संभावना है। लेकिन इसमें कड़ा मुकाबला वाली सीटें लगभग 5 ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो बीजेपी के पास भी जा सकती हैं, वो कांग्रेस के पास भी जा सकती हैं, और वो सीटें हार जीत में भी हमने जोड़ी हुई हैं। तो वो 5 सीटें काफी महत्वपूर्ण होंगी। अगर वो 5 सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं तो कांग्रेस वो सीटें जीत कर लगभग 27 सीटों के आसपास पहुंच जाएगी, और अगर बीजेपी के पास जाती है तो बीजेपी 14-15 का आंकड़ा अपना टच कर सकती है। यानी बीजेपी को पिछली बार जो 7 सीटें मिली थी उससे इस बार बीजेपी का आंकड़ा थोड़ा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। अन्य सीटों में अगर हम बात करते हैं, जो कड़ा मुकाबला जिन सीटों पर है उनमें एक मुरैना की सीट है जहां त्रिकोणीय संघर्ष है, दूसरी भिंड की सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी से वर्तमान के विधायक संजीव कुशवाहा और कांग्रेस पार्टी से राकेश चौधरी भिंड से चुनाव मैदान में हैं। ये सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ा संघर्ष बताया जा रहा है। इसी तरह ग्वालियर जिले की भी एक सीट है जिसमें ग्वालियर, जहां से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव मैदान में है, हालांकि बीजेपी उस सीट को जीतने का दावा कर रही है। वहां भी कड़ा मुकाबला है। दूसरी सीट अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर दक्षिण की काफी महत्वपूर्ण सीट, जहां से प्रवीण पाठक पिछला चुनाव 121 वोटों से बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा से जीते थे, उस सीट पर भी कांग्रेस इस बार जीत का दावा कर रही है। तो कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। अगर कड़े मुकाबले वाली सीटें कांग्रेस जीत जाती है तो पिछले जो उसके आंकड़े थे, पिछली जो जीत थी, लगभग उसके करीब पहुंच जाएगी। तो ये स्थिति हो सकती है, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल पर नजरें सबकी बनी हुई हैं और कांटे का मुकाबला देखिए हर जगह पर दिखाई दे रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है जैसे बार बार कांग्रेस जो दावा कर रही थी विनोद कि हम 150 प्लस 175 प्लस आएंगे, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल के रुझान नजर आ रहे हैं, आंकड़े नजर आ रहे हैं, वो तो टफ फाइट ही दिखा रहे हैं, और यही स्थिति ग्वालियर चंबल में भी है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल काफी महत्वपूर्ण रीजन है क्योंकि कांग्रेस ने इस बार बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में कांग्रेस के साथ थे और इस अंचल के 2 दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उन्होंने एक सीट पर पूरा जोर लगाया। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा तक अपनी चूंकि चुनाव मैदान उनका है, बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, वहां वो ज्यादा व्यस्त हो गए, इसलिए उतना उनको समय दूसरी सीटों पर मेहनत करने का नहीं मिला। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल फ्री होल्ड थे, उनके पास कोई अपनी एक निश्चित विधानसभा नहीं थी। उन्होंने पूरा जोर लगाया, हर उस सीट पर जोर लगाया जहां उनके साथ कांग्रेस छोड़कर तमाम लोग आए और चुनाव मैदान में थे। उनके अलावा बीजेपी के जो उम्मीदवार थे
उस सीट पर उन्होंने पूरा पूरा जोर लगाया है। तो अगर इस सब के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हैं थोड़ी सी, तो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस अगर 27 सीटों पर आ जाती है, जो कड़े मुकाबले वाली सीटें हैं, तो इसके मायने ये हैं कि इन नेताओं का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा नहीं दिखा और दिया, ना ही हाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने का कोई ज्यादा असर दिखाई देगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी लगातार नहीं, दावा लेकिन कर रही लेकिन है लेकिन कि विनोद, जी, चुनाव से जी। पहले जो सर्वे आ रहे थे वो तो यही इशारा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हो रहा है बीजेपी को तो ये इसी अंचल से हो रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने का बहुत ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा है। क्या हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में भी कुछ ऐसा ही रुझान आएंगे या बदल सकता है? बिल्कुल, देखिए जो एग्जिट पोल हैं वो सारी चीजें हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लोगों से लगातार संपर्क में हैं, पक्ष विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बातें हुई हैं, आम लोगों से भी बातें हुई हैं। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जो कड़े मुकाबले में फंसी हुई हैं और इस बार हमने ये देखा है कि जो वोटर है वो बहुत साइलेंट रहा है, उसने ज्यादा कुछ खुल के नहीं बताया है। केवल ठीक है, योजनाओं के बलबूते ठीक है विनोद। पर, मतदान विनोद, के मैं बलबूते पर। आऊंगा क्योंकि हमारे साथ देखिए और भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस बीच देखिए छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में क्या प्रोजेक्शन है, मध्य प्रदेश में सियासी ऊंट किस करवट बैठ रहा है और मध्य प्रदेश में अलग अलग सर्वेज किस ओर इशारा कर रहे हैं, वो एक तस्वीर सामने रख रहे हैं दर्शकों की और इसको समझना देखना सबसे ज्यादा जरूरी। मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा निगाहें सबकी टिकी हुई हैं और यहां पर देखिए आज तक एक्सिस माई इंडिया जो प्रोजेक्शन दे रहा है वो 106 से 116 सीटें बीजेपी को और 111 से 121 सीटें कांग्रेस को और 1 से 6 सीटें अन्य के खाते में। कुल मिलाकर के कांग्रेस को एज है इस सर्वे में, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है सबसे मैक्सिमम प्रोजेक्शन में। जी का जो सर्वे है, जी के सर्वे में 118 से 130 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 97 से 107 सीटों पर संतोष कांग्रेस को करना पड़ सकता है। जी के अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर और उस पर प्रोजेक्शन पर हम नजर डालें तो कांग्रेस को यहां पर कहीं ना कहीं एज नहीं मिल रहा है, बीजेपी को एज है और वहां पर वो मिनिमम स्थिति में भी सरकार बना रही है। TV9 पोल स्टार्ट की अगर बात कर लें तो 106 से 116 बीजेपी को और 111 से 121 जो है वो कांग्रेस को मिलने का अनुमान है और उसके अलावा 0 से 6 जो है वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं इंडिया और टीवी CNX की सर्वे की बात कर ले तो 116 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 111 कांग्रेस के खाते में और 0 से 3 अन्य के खाते में। तो इंडिया टीवी और CNX भी बीजेपी को एज दिखा रहा है अपने सर्वे में। इसके अलावा अगर हम रिपब्लिक और मार्टाइज की सर्वे की और वहां के प्रोजेक्शन की बात कर ले तो 118 से 130 बीजेपी को मिल रहे हैं और 97 से 107 कांग्रेस को। तो यहां पर स्थिति यह है कि चाहे वो जी का सर्वे हो या फिर इंडिया टीवी का या रिपब्लिक का, इन तीनों ही सर्वे में बीजेपी को एज और इंडिया टीवी CNX में भी बीजेपी को ही एज दिख रहा है। बीजेपी यहां पर अच्छी पोजीशन में दिख रही है और इन सभी में सरकार बनाने की स्थिति में भी दिख रही है। लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया जो बता रहा है उसके मुताबिक 111 से 121 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस को एज मिलती दिखाई दे रही है। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति और अलग अलग सर्वेज में क्या प्रोजेक्शंस हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा छत्तीसगढ़ में भी क्या स्थिति बन रही है वो आपको एक नजर में दिखा देते हैं और ये आपके सामने वो आंकड़े अलग अलग सर्वेज के। आज तक एक्सिस माई इंडिया की अगर हम बात कर ले तो यहां पर 36 से 46 बीजेपी को और 40 से 50 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जा रही हैं। तो यहां पर कांग्रेस को एज, रिपब्लिक मार्टाइज को भी 34 से 42 सीटें बीजेपी को और 44 से 52 कांग्रेस को, 0 से 2 अदर्स के और ABP C वोटर में भी 36 से 48 बीजेपी को, 41 से 53 कांग्रेस को और 0 से 4 अदर्स को। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन्हीं तीनों को हम देखें तो सभी सर्वेज में कांग्रेस को एज मिल रही है, कांग्रेस बेहतर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा जन की बात क्या कह रहा है, जन की बात में 34 से 45 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है और 42 से 53, यानी इसमें भी कांग्रेस को एज और कांग्रेस आसानी से सरकार बनाने की पोजीशन में दिख रही है। वहीं जी 36 से 46 बीजेपी को दे रहा है और 40 से 50 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान इसके तहत और 0 से 4 अदर्स। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थिति कर लें तो तकरीबन सभी सर्वेज ये अनुमान लगा रहे हैं कि
कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और ज्यादातर स्थिति यह दिख रही है कि कांग्रेस आसानी से सरकार बनाने की पोजीशन में है। लेकिन बीजेपी के लिए बेहतर बात यह है कि 2018 से बहुत बेहतर प्रदर्शन करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। तो देखिए, पोल ऑफ पोल हम बता रहे हैं और इस वक्त क्या तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, कुछ अंदाजा आपको लग गया होगा। हमारे साथ लगातार ग्राउंड से भी सहयोगी बने हुए हैं। मेरे साथ विनोद शर्मा बने हुए, अंकुश भी मेरे साथ रायपुर से बने हुए, उनके पास भी चलेंगे। रोशन मेरे साथ हैं और अतुल भी मेरे साथ मौजूद है, दुर्गेश भी मौजूद है। सभी के पास ग्राउंड पर भी चलेंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि जो आखिरी आंकड़े हैं, जो फाइनल तस्वीर है, वो अभी सामने आनी बाकी है। तो न्यूज स्टेट पर महा एग्जिट पोल लगातार जारी है और इस वक्त क्या तस्वीर उभर रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। और अलग अलग सर्वेज में किसको कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वो प्रोजेक्शन हम आपको दिखा चुके हैं। और एक बार फिर से जल्दी से आपको दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या की स्थिति है। छत्तीसगढ़ की स्थिति सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वहां पर अलग अलग सर्वेज में क्या क्या प्रोजेक्शंस हैं। तो ये अलग अलग सर्वेज किसको कितनी सीटें दे रहे हैं आपके सामने हैं। एक्सिस आज तक आपको दिख रहा होगा कि बीजेपी को 36 से 46 सीटें दे रही है और 40 से 50 सीटें कांग्रेस को और 1 से 5 अन्य के खाते में जा रही हैं। वहीं रिपब्लिक मार्टाइज का जो सर्वे है वो 34 से 42 सीटें बीजेपी को दे रहा है और 44 से 52 सीटें कांग्रेस को और 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में। इन दोनों ही सर्वे में कांग्रेस को एज। वहीं एबीपी सी वोटर 36 से 48 सीटें बीजेपी को दे रहा है और 41 से 53 सीटें कांग्रेस को। जन की बात भी 36 से 45 सीटें बीजेपी को और 42 से 53 सीटें कांग्रेस को। और जी 36 से 46 सीटें बीजेपी को और 40 से 50 सीटें कांग्रेस को देती हुई नजर आ रही है। ये सभी सर्वेज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एक क्लियर कट इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस को एज है, कांग्रेस यहां पर आसानी से सरकार बना सकती है। हालांकि बीजेपी के लिए हार से शायद संतोष करना पड़े इन एग्जिट पोल को माने, लेकिन उसके हिसाब से यह जरूर है कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करती हुई इस वक्त नजर आ रही है बीजेपी। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं, इसका क्या मतलब जरा समझा जाए, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, एक एक करके हम आपको वहां पर भी लेके चलेंगे। सीधा पहले मैं रायपुर चलता हूं, अंकुश मेरे साथ मौजूद है। अंकुश से समझते हैं कि इन प्रोजेक्शंस के मायने क्या हैं। अंकुश, एक तस्वीर उभर रही है और तस्वीर यही जो दावे कांग्रेस की तरफ से किए गए कि हम सरकार बनाएंगे, मोटे तौर पर वही दिख रही है। लेकिन बीजेपी के लिए संतोष की बात यह है कि 2018 से बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। यही एग्जैक्ट पोल भी रहेंगे माने क्या? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से एग्जिट पोल में ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसमें स्पष्ट रूप से यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस बहुमत में आ रही है, कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछले चुनाव की तुलना में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ कांग्रेस 75 पार का नारा लेकर चली थी, वो 75 पार के नारे को नारा जो है वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि 15 सीटों से उठकर बीजेपी 40 से 44 तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं अब एग्जिट पोल के माध्यम से देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी करीब 1 से 1.5 साल तक मैदान में नहीं थी। मैदान कहीं भी बीजेपी का ऐसा कोई आंदोलन, बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे लग रहा हो कि बीजेपी आने वाले 2023 के चुनाव में फाइट करेगी या चुनाव लड़ेगी।
लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी एकदम से एक्टिव हुई और जिस तरीके से चुनाव लड़ा है बीजेपी ने, वो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है माइक्रो मैनेजमेंट। बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एग्जिट पोल में बढ़त कहीं ना कहीं कांग्रेस को है, बहुमत कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल या किसी कुछ अलग अलग एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को 44, 46 या 48 तक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी जब वरिष्ठ पत्रकारों से और जो राजनीति के जानकार हैं और आप जो जनता का मूड समझते हैं, चुनाव की रणनीतियां समझते हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो स्पष्ट रूप से किसको बहुमत मिलेगा ये स्पष्ट कोई कहने को तैयार नहीं था, या यूँ कहा जाए कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा या कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब एग्जिट पोल में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसमें ओवरऑल अगर पूरे प्रदेश के अलग अलग संभागों की या अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो दो सबसे महत्वपूर्ण संभाग हैं छत्तीसगढ़ में। एक बस्तर संभाग जहां से 12 विधानसभा सीटें आती हैं और दूसरा सरगुजा संभाग जहां से 14 जो विधानसभा सीटें हैं वो आती हैं। बस्तर संभाग सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है कि जो बस्तर संभाग जीत गया वो सत्ता में काबिज होने में सफल हो जाता है। सरगुजा संभाग के लिए भी कुछ इसी तरीके की बातें की जाती हैं। 2018 में सरगुजा संभाग से 14 की 14 विधानसभा सीटें जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिली थी और उसका सीधा लाभ ये हुआ था कि कांग्रेस पार्टी 15 सालों तक विपक्ष में रहने के बाद एकदम से 68 सीटों पर बहुमत में आई। वैसे ही कुछ स्थिति बस्तर संभाग में रही। बाकी 64 जो सीटें हैं, जो बस्तर सरगुजा के अलावा जो 64 सीटें हैं, उसमें भी ज़्यादातर सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अब 3 क्षेत्रों को अलग अलग बांटा जाए तो बस्तर संभाग में 6 से 7 सीटें जो है वो बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे आंकड़े या अनुमान लगाया जा रहा है। 6 से 7 मतलब 12 में से 6 से 7 अगर बीजेपी जीत रही है तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी ने बहुत बड़ी वहाँ पर फाइट की है और बहुत कांटे की टक्कर वहाँ पर रही है। सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो 14 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ से 6 से 7 सीटें बीजेपी जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है इन आंकड़ों के हिसाब से। तो स्वाभाविक है दोनों ही जगह बीजेपी ने बढ़त बनाई है। इन दोनों जगह बस्तर और सरगुजा में अगर बीजेपी ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है तो बाकी की बची जो मैदानी इलाके की जो सीटें हैं विधानसभा, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर दी है और यही कारण है कि बीजेपी आज बराबरी पर आकर खड़ी हो गई। हालांकि सरकार कांग्रेस बना रही है। कांग्रेस सरकार बनाने के बाद आप जब नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को, उस दौरान और बाकी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्योंकि अगर 2 से 4 सीटों का अंतर रहा तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ में सरकार चला पाना कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, जिस तरीके से हमने पुराने उदाहरण देखे हैं। लेकिन क्या होता है ये 3 दिसंबर को स्पष्ट होगा। और जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, वर्तमान में जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिली है। लेकिन 2018 की तुलना में 2023 में बड़ा नुकसान कांग्रेस को देखने को मिल रहा है। लेकिन अंकुश, इन सब में एक बात ये भी है ना कि आखिर इस वक्त जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की पेशानी पर बल लाने वाले हैं? क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं चिंतित करने वाले हैं? बीजेपी तो ठीक है, पिछले बार के प्रदर्शन से ऊपर आ रही है और अगर वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं भी है तो अगर उसके आसपास भी होती है तो फिर आगे वो फाइट करेगी। क्या ये जो है अभी प्रोजेक्शंस कांग्रेस में अंदर खाने, इस पर विचार विमर्श होना शुरू हो गया होगा? देखिए 3 दिनों से विचार विमर्श चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद दिल्ली के दौरे पर हैं। हालांकि आज वो वापस रायपुर लौट आएंगे, लेकिन 2-3 दिनों से जो चर्चा चल रही है वो इसी पर तो विचार विमर्श हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार के पास जो आंकड़े पहुंचे हैं उससे कहीं ना कहीं चिंताएं जो है बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। कांग्रेस पार्टी संगठन में भी बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में अब क्या बातचीत हुई है, बैठक करके क्या निर्णय निकाला गया है वो बात का विषय है। लेकिन जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं छत्तीसगढ़ में कि रिसोर्ट बुक कर लिए गए हैं, चार्टर्ड प्लेन एक बुक किया गया है, तो ये जो जानकारियां निकल के आती हैं ये अपने आप में बताती हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी तो है, क्योंकि 75 पार का नारा लेकर आप चल रहे थे। लेकिन अब एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आप 50-55 के आसपास रहेंगे या उससे कम। बहुत सारे एग्जिट पोल तो ये भी बताते हैं कि शुरुआत जो है वो 40 से हो रही है और जो 50 तक ही पहुँच पा रही है। मतलब
45 सीटों का बहुमत है, 45 सीटें एक पार्टी को चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर 45 की 45 सीटें भी ले आती है तो भी कहीं ना कहीं परेशानी का विषय रहेगा, क्योंकि बीजेपी जोड़ तोड़ में माहिर है, बीजेपी के नेता जोड़ तोड़ में माहिर है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो अन्य के खाते में जो सीटें जाएंगी, जो बीएसपी या फिर अन्य राजनीतिक दल के खाते में जो सीटें जाएंगी, वो किसको सपोर्ट करेगा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में तीसरे दलों का सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, तीसरे दलों का जो है वो योगदान बहुत ज्यादा अहम हो सकता है। ये आपने बहुत अहम पॉइंट बताए। रोशन के पास जरा चलते हैं। रोशन, देखिए, ये जो प्रोजेक्शंस हैं साफ तौर पर दिखा रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा बमुश्किल वो सरकार बनाएगी। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? चलिए, शायद रोशन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दुर्गेश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यह स्थिति, लेकिन मध्य प्रदेश में भी यह बात कही जा रही थी कांग्रेस की तरफ से 150 पार, 170 पार, लेकिन अब जो स्थिति दिख रही है, बहुत से सर्वेस तो ऐसे हैं जहां पर सीधे सीधे बीजेपी को एज है, कांग्रेस को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जिस तरह की मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थी कि इस बार जो सरकार बनाने वाली है जो पार्टी, वो बाउंड्री पर रहेगी, और वही स्थिति एग्जिट पोल में भी नजर आ रही है। जो हमारे सामने जो आंकड़े निकल कर आए हैं अब तक, वो एग्जिट पोल भी क्लियर कट किसी को भी बहुमत नहीं दे रहे हैं। कुछ जो है वो कांग्रेस की सीटें ज्यादा बता रहे हैं, तो कुछ बीजेपी की सीटें ज्यादा बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो बना हुआ है, ये संतुलन नहीं बन पा रहा है किसी भी तरह की। तो ये जो वोटर इस बार साइलेंट रहा, इस बार मतदाता जो है बिल्कुल चुपचाप रहा, और जो गति से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, शहरी विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में भी तेजी से मतदान बढ़ा। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा आई, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं मध्य प्रदेश में हो रही थी कि क्या लाडली बहना का ये असर है, क्या नारी सम्मान योजना का वादा का असर है, क्या फिर ये ओपीएस की बात चल रही है, या फिर कांग्रेस की बाकी वादों की बात चल रही है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे नदारत नजर आ रही है कि कोई भी अपनी बातों पर, अपनी योजनाओं पर या अपने वादों पर इस एग्जिट पोल के मुताबिक खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों को पूर्ण बहुमत की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। जैसा कि एग्जिट पोल के हिसाब से हम देखें तो कुछ का जो है 130 सीटें बीजेपी को दे रही है, तो कुछ 125 सीटें तक कांग्रेस को दे रही है। तो ऐसे में स्थिति तीसरे दल की जो हम बात कर रहे थे अभी छत्तीसगढ़ के सिलसिले में, कुछ वही स्थिति मध्य प्रदेश में बनी है, क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है मध्य प्रदेश में सीटों पर। जो सुप्रीमो है मायावती, वो लगातार उन्होंने दौरे किए हैं, मध्य प्रदेश में सभाएं की हैं। अखिलेश यादव जो है लगातार मध्य प्रदेश की, मैं जब जनसंपर्क चल रहा था चुनाव का, तब सबसे ज्यादा चर्चाओं में अखिलेश यादव रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो बात मध्य प्रदेश में चल रही थी, तो ये कहा भी जा रहा था दुर्गेश की जो तीसरे दल हैं, अगर जो बात आई थी और अमित शाह जब पहुंचे थे वहां पर तमाम उन्होंने बातचीत की थी, तो यही कहा था कि आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर सपा हो, इनको वोट मिल रहा हो तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। और क्या ऐसी स्थिति बनी? अतुल हमारे साथ हैं। अतुल, अब ये दिख रहा है कि 2018 में जैसे फंस गया था मामला, एकदम कांटे की फाइट थी, इस बार भी एग्जिट पोल तो कम से कम वही इशारा कर रहे हैं। तमाम दावे 150 पार, 170 पार के किए गए दोनों ही दलों की तरफ से, उन दावों के आसपास तो कोई भी आंकड़ा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, बिल्कुल इस बार का जो चुनाव है वो बाकी दूसरे चुनाव से काफ़ी अलग रहा। देखिए, हमने हमेशा चुनाव में देखा कि एक लहर चलती है और लहर में एक पार्टी की तरफ पूरे मतदाताओं की स्थिति बनती है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के अंदर वो लहर जो शब्द कहा गया वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। कारण यही रहा कि वोटर काफ़ी साइलेंट रहे। साइलेंट क्यों रहे? क्या जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से नाराजगी है, वो नाराजगी भी उस हद तक नहीं दिख पाई जिस तरीके से विपक्ष बता रहा था, या विपक्ष जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर थी और ये कह रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बेहतर विकास किया है और पूरी तरीके से जनता बीजेपी के साथ होगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जनता ने अपने पत्ते नहीं खोले, और इसी तरह हम देख भी रहे कि एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं कि पत्ते नहीं खुल पा रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरी कांटे की टक्कर है। और दोनों ही राजनीतिक दल भले ये दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार हम सीधे तरीके से बता रहे थे कि पूरी तरीके से जो सरकार बनाने की जो स्थिति रहेगी वो काफ़ी कम मार्जिन से रहेगी, और तीसरे दल
दल की लगातार हम बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे कि तीसरा दल भी इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रह सकते हैं, बागी भी रह सकते हैं, निर्दलीय भी रह सकते हैं। तो कम से कम एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि अगर इसी तरीके की जो परिणाम 3 दिसंबर को ईवीएम मशीन खोलती है तो इन लोगों का साथ जरूर राजनीतिक दलों को चाहिए पड़ेगा। हालांकि देखिए, अगर मैं भोपाल संभाग का ही देखूं तो 2018 की अगर स्थिति हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी बढ़त थी। लगभग जो भोपाल संभाग है उसके अंदर 5 जिले आते हैं, लगभग 25 उसके अंदर विधानसभाएं हैं। अगर 2018 का मैं रिजल्ट आपका पन्ने पलटाता हूं तो लगभग 18 सीटें जो है 17 सीटें बीजेपी के पास थी और बाकी कांग्रेस के पास थी, यानी 7 के लगभग कांग्रेस के पास सीट थी। उससे 13 को देखता हूं तो 13 में भी ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में संभाग जाता है। कुल मिलाकर यानी इस बात को अगर हम समझे तो भोपाल संभाग बीजेपी के लिए एक शुभंकर रहा है, कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी के पक्ष में मिलती आ रही हैं। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो देखिए काफी स्थिति बदली है भोपाल से। अगर हम देखें तो देखिए भोपाल में नहीं, मैं अगर ओवरऑल भोपाल से अलग अतुल एक चीज समझना चाहूं आपसे कि कांग्रेस जो है वो लगातार एक लहर की बात करी थी जिसका आपने जिक्र किया, लहर काम नहीं कर रही है, कहां पर डेंट पड़ा ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। आपको क्या लगता है जो बाकी दल थे उन्होंने वोट काटा, अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, और दूसरी तरफ जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जितने भी कांटे थे सब लाडली बहना ने निकाल दिए, क्या वो सारे कांटे निकलने का यह असर दिख रहा है कि बीजेपी काफी बेहतर फाइट में है? देखिए, इसमें हम दोनों ही चीज देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 2 दशकों से सरकार थी। अगर आज से हम 5 से 6 महीने पुराने चले जाएं मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो एक जनता के बीच में एक आक्रोश जरूर दिखता था और ये लगातार हम दिखा भी रहे थे और समझ भी रहे थे। हालांकि देखिए, कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई। कांग्रेस ने उस समय जिस समय जो मुद्दे उठाए उसके अंदर बेरोजगारी सहित तमाम अपराध सहित तमाम अलग मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस को बने रहना था, वो बने नहीं पाई। आज चुनाव आते आते मुद्दे बदले, मिजाज बदला, नेताओं की बातें भी बदल गई। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस बन नहीं पाई, इसलिए एक लहर तैयार नहीं हो पाई। दूसरे इतर हम देखें तो देखिए, जनता में नाराजगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना को लेके जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी बीजेपी ने अपनी पूरी एक बिसात बिछाई, शिवराज सिंह चौहान ने जमीनी स्तर पे गए। हालांकि कितना कामयाब हो पाए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने पूरी वोटिंग देखी, वोटिंग की स्थिति अगर हम देखें तो लाडली बहना योजना का लाभ भले ही बीजेपी ये कह रही कि उन्हें मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं की वोटिंग उन सीटों पर हुई है जिन पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को इस पे नुकसान नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि सीधे तौर पे हम लोग को जो दूसरी हम जो बातें कर रहे हैं, यानी कि जो बिजली की वादा किया या नारी सम्मान का हमने वादा किया या किसानों को, देखिए ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से वोटिंग बढ़ी है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ये बड़ा जो है राजनीतिक बिल्कुल आपने चिंता का विषय बना हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्टर उठाया है और इसको भी जरा समझते हैं। और मैं जरा फिर जल्दी से दुर्गेश का रुख कर लेता हूं एक बार फिर से। दुर्गेश, मुझे समझाइए, एक तरफ महिला वोटरों की बड़ी बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये गेम चेंजर होगी, वहीं ग्रामीण वोटरों का भी बड़ा जिक्र होने लगा कि यार वहां पर अगर इतनी ज्यादा वोटिंग हुई तो इसका मतलब क्या है। अब क्या ऐसा दिख रहा है कि अपनी अपनी पसंदीदा पार्टियां बना ली गई और महिलाओं को का वोट एक मुश्त पड़ा और ग्रामीण वोटरों का वोट जो है एक मुश्त एक तरफ पड़ा और इसीलिए एक कांटे की स्थिति बन गई? बात बिल्कुल सही कही आपने। देखिए, जो हमारा मतदान के दिन आकलन था, ये बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई थी कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने पार्टी पर वोट दिया है, लेकिन शहरी विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो पूरा जो चुनाव है वो व्यक्तिगत चुनाव बनकर रह गया। लोगों ने चेहरे पर ज्यादा फोकस किया। जो 7-7 सांसद मैदान पर बीजेपी ने उतारे और उन सीटों पर उतारे जो सीटें कांग्रेस की मजबूत थी, तो ऐसे में वो जो चेहरे थे, क्योंकि उन चेहरों को लेकर 30 साल से वो सांसद थे, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी, या वो बड़े चेहरे थे तो उनका एक असर विधानसभा सीटों पर दिखाई दिया। तो ऐसे में जो शहरी विधानसभा क्षेत्र रही है मध्य प्रदेश की, तभी उन पर चुनाव व्यक्तिगत चेहरे पर बन गया, वो पार्टी पर नहीं रहा, और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदाता था वो पार्टी पर चला गया। ये बात महसूस करने की है और यही वजह है कि ये जो एग्जिट पोल जो हाँ या ना की स्थिति में बना हुआ है, इसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण यही है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, लेकिन मैं 38 हाँ, ठीक है, इसको बताइएगा। और महाकौशल के ही बारे में पूछना चाह रहा था कि अगर जबलपुर को और महाकौशल को हम समझे उधर, तो क्या स्थिति दिख रही है इस बार? बिल्कुल, देखिए महाकौशल की 38 विधानसभा क्षेत्रों में ही बीजेपी ने 4 सांसदों को उतारा था। जबलपुर के पश्चिम से राकेश सिंह मैदान पर उतरे थे, प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री थे वो, फग्गन सिंह प्लस थे, उदय राव प्रताप को गढ़वारा सीट से उतारा गया था। ऐसे में ये जो बड़े बड़े चेहरे मैदान पर उतरे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मतदाता था वो एक अलग मानसिकता के साथ मतदान करने गया।
और यही वजह है कि ये जो जिस तरह की स्थिति बन रही है, जैसे हम अब मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रहलाद पटेल एक बड़ा चेहरा था, वो तो वही एकमात्र ऐसे चेहरे हमें नजर आए मध्य प्रदेश में जो अपनी विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार करते नजर आए। लेकिन बाकी जो प्रत्याशी, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हुए, चाहे वो उदयराव प्रताप हुए, चाहे वो राकेश हुए, चाहे वो रीति पाठक हुई, हम दिल्ली की तरफ चले जाए, गणेश सिंह हुए, ये आपको बाकी जगह कहीं और नहीं दिखाई दी। ये अपनी ही विधानसभा सीटों में फंसकर रह गए या उनका एकमात्र लक्ष्य था कि वो अपनी सीट जीते और वहां पर कोशिश की गई। मैं रोक रहा हूं दुर्गेश क्योंकि जरा जल्दी से मैं विनोद के पास भी एक बार फिर से चलूंगा। विनोद, देखिए ग्वालियर चंबल पर बहुत ज्यादा फोकस है, उसकी नजरें भी उस पर बहुत ज्यादा है सबकी, क्योंकि पिछली बार देखिए कांग्रेस को यहां से बढ़त जो मिली थी, बीजेपी को जहां यहां पर डेंट लगा था, उसके बाद अब ये था कि बीजेपी पूरा फोकस कर रही थी। अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे नजर आ रहे हैं, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, आंकड़े ग्वालियर चंबल के हिसाब से क्या गवाही दे रहे हैं? बात करें तो हमें इस पूरे एग्जिट पोल के बीच में एक और बात की चर्चा करना चाहिए, जो चर्चा अभी तक हमने नहीं की है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण वोटर है जो बिल्कुल साइलेंट रहता है और जो नहीं बताता, और वो वोट है मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का। लगभग 3.5 लाख वोटर है और 3.5 लाख वोटर में से कोई भी शासकीय कर्मचारी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। और हम ये मान के चलते हैं कि एक परिवार में तकरीबन 3 से 4 सदस्य भी होते हैं, तो ये 3.5 लाख वोटरों का संख्या बढ़कर लगभग 12 से 15 लाख के करीब हो जाती है। और इन 12 से 15 लाख वोटरों को अगर हम 230 सीटों में डिवाइड करते हैं तो लगभग 5,000 से लेकर 7,000 वोट हर विधानसभा में होता है, जिसका मिजाज अभी पता नहीं है कि वो क्यों नहीं बोला है। अगर कांग्रेस ये दावा करती है कि भाई हमको कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम देकर हमने कर्मचारियों का वोट लिया है, तो ज्यादातर ये मान रहे हैं, एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि कर्मचारियों का वोट अगर कांग्रेस की तरफ चला गया तो 5 से 7,000 वोट का उसको हर विधानसभा में फायदा हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर देखा जाता है कि 230 सीटों में से तकरीबन 15-20 सीटें ऐसी होती ही हैं जहां कड़ा मुकाबला होता है, जो 2 से 5,000 के बीच में जिसका निर्णय होता है। तो ये काफी फैक्टर एक ऐसा है जो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, जिसका इंतजार हमें परिणामों तक करना होगा। जहां तक ग्वालियर चंबल अंचल की बात है, तो अभी तक जो एग्जिट पोल में जितने भी आकलन हमारे सामने आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 12 और कांग्रेस को 16 सीटें लगभग मिलती दिख रही हैं। लेकिन इस बीच में हम बात करें जो कड़े मुकाबले वाली सीटें हैं, वो 6 सीटें हैं। 2 सीटें भिंड की, 2 सीटें ग्वालियर की, 1 मुरैना और 1 दतिया की। ये सीटें अगर 6 सीटों में से 3-3 भी चली जाती हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी पार्टी हो रही है, लेकिन कांग्रेस से कम सीटें उसकी आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस का थोड़ा सा नुकसान होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी इस अंचल में, और अब कांग्रेस लगभग 16 सीटों तक मिलता दिख रहा है। अगर 3 सीटें कड़े मुकाबले वाली भी जीत जाती है तो कांग्रेस 119 तक पहुंच जाएगी, जो ज्यादा कम भी नहीं है और 27 से ज्यादा भी नहीं है। तो जो मिजाज है लोगों का, वो कहीं ना कहीं देखिए अभी साइलेंट वोटर पर टिका हुआ है। ये एग्जिट पोल हम लोगों के देखिए लोगों से बातचीत के जरिए, एक आकलन के जरिए, समीकरणों का जोड़ गुणा भाग करके हम लोग निकालते हैं, और सही फैसला जब 3 तारीख को आएगा तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हर विधानसभा का देखिए। और आपने जो साइलेंट वोटर का जिक्र कर दिया है विनोद, वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। और यहां पर देखिए जब 121 वोटों से जीत हार का फैसला हो जाता है तो 4 से 5,000 वोट अगर किसी को मिल जाए तो क्या स्थिति हो सकती है, अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि 3 तारीख का इंतजार करने के लिए आपने कहीं ना कहीं एक मौका दे दिया कि अभी आप थोड़ा सा रुकिए और फाइनल कम से कम अभी किसी नतीजे पर मत पहुंचे। लेकिन जरा जल्दी से हम छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। अंकुश बने हुए। अंकुश, देखिए आपने सरगुजा और बस्तर की बात तो कर ली, लेकिन अंबिकापुर, रायपुर या दुर्ग संभाग की बात कर लें तो यहां पर क्या स्थिति बनती दिख रही है? कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान कहां और सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा किस मुद्दे पर हुआ, यह भी बताइए आपके हिसाब से।
दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो पूरा का पूरा सरगुजा संभाग कांग्रेस के कब्जे में था। ये 2018 के नतीजे थे। बस्तर की बात करें तो बस्तर का पूरा संभाग कांग्रेस के कब्जे में था। ये 2018 के नतीजे थे। रायपुर संभाग में अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी थी और इस बार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी इन संभागों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरगुजा संभाग का जो मुख्यालय है अंबिकापुर, वहाँ से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव आते हैं। पिछली बार एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी लहर चली थी कांग्रेस की। उस लहर का सीधा फायदा ये देखा जा सकता है कि इतना ऐसा बहुमत छत्तीसगढ़ में कभी किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला था जो कांग्रेस को मिला था। 68 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी। दो तीन महत्वपूर्ण बातें ये हो जाती हैं कि सरगुजा संभाग के जो महाराजा परिवार से हैं टी.एस. सिंहदेव और राजनीति में लगातार सक्रिय रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं वो बीजेपी के शासन में। तो सरगुजा संभाग की जनता ने जो वोट किया था वो इसलिए किया था कि सरगुजा के महाराज इस बार सीएम बनेंगे। सीएम बनने के नाम पर उनको 14 की 14 विधानसभा सीटें जनता ने उनको झोली में रख दी थी। लेकिन 2018 के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बननी थी वो सरगुजा क्षेत्र की जनता के मन मुताबिक नहीं बन पाई, क्योंकि सीएम बनाने की खातिर उन्होंने वोट दिया था लेकिन टी.एस. सिंहदेव सीएम नहीं बन पाए। उसके बाद ढाई साल की चर्चा आ गई। ढाई साल की चर्चा काफी जोरों पर थी। उसके बाद जैसे तैसे करके चुनाव के ठीक पहले, अब समय थोड़ा नहीं है, बिल्कुल भी मुझे एकदम रोकना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के देखिए जो स्थिति आप बता रहे हैं बहुत से फैक्टर्स हैं, ये भी अहम फैक्टर। आप सभी हमारे साथ जुड़े और तमाम जो जानकारी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों से यह जरूर बता दें कि देखिए ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन अब नजर इस पर रहने वाली है 3 तारीख को कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं क्या वही एग्जैक्ट पोल में भी कन्वर्ट होते हैं या नहीं और किसका प्रोजेक्शन सबसे सटीक रहता है। लेकिन यह महा एग्जिट पोल था, उसका एक एक आंकड़ा आपको समझने में आसानी देगा कि आखिर तस्वीर क्या उभर रही है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिएगा न्यूज़ स्टेट के साथ।